टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या फिर मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस बार हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। इससे पहले कि गौरी से आपके सवालों का जवाब लूं, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार क्या खास रहने वाला है हमारे इस टैक्स गुरु में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। आपको देनी होगी कौन कौन सी नई जानकारी और कौन सा फॉर्म आपके लिए है सही। अब आप नहीं छुपा सकेंगे बड़ा ट्रांजैक्शन, क्योंकि नए रूप में आ चुका है फॉर्म 26AS। और लॉकडाउन की वजह से वेंडर को देरी से डिलीवर हुआ है सामान, तो कब तक क्लेम कर पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। इस हर बार की तरह इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 7 तरह के जारी किए गए हैं, लेकिन इस बार कई सारी नई जानकारी आपको देनी होंगी। गौरी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताएं कि कौन सा फॉर्म किन के लिए सही है और इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्या नई नई जानकारी देनी होगी। आपको कुछ एडिशनल जानकारी देनी होगी, यानी कि अगर आपने अपने करंट अकाउंट में एक या एक से ज्यादा जितने भी करंट अकाउंट हैं 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करा है, तो आपको उसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी। दूसरी, अगर आपने 2 लाख से ज्यादा किसी फॉरेन टूर पे खर्चा है अपने लिए या किसी और के लिए, उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। और साथ ही अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल है तो उसकी जानकारी आपको रिटर्न में देनी होगी। इसके अलावा जो बड़ा बदलाव करा गया है वो ये है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अब जो 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, डिडक्शंस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, उसकी जानकारी हम कैसे सरकार को देंगे, क्या हम उनको दोनों साल में ले सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल आ रहे थे। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स फॉर्म्स में एक अलग कॉलम बनाया है, जहां पे आपको अलग से दिखाना होगा कि आपने 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो इन्वेस्टमेंट करी है और आप उसको इस साल में लेना चाहते हैं, वो आपको अलग से दिखाना होगा। तो देखिए, वैसे जो ITR 1 to 7 है उसमें से हम 1 to 4 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 to 4 सबसे कॉमन हमारे टैक्स पेयर्स के लिए सबसे कॉमन रिटर्न्स होंगी। अब इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन कौन सा रिटर्न भर सकता है, बट ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि ITR 1 सिर्फ वो लोग भर सकते हैं जिनकी सैलरी से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और 1 हाउस प्रॉपर्टी है और वो जॉइंट नहीं होनी चाहिए और उनकी इनकम 50 लाख के विद इन होनी चाहिए। जो ITR 2 होती है वो लोग भरते हैं जिनकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, यानी कि आप समझ लीजिए जो ITR 1 नहीं भर सकते और उनकी कैपिटल गेन इनकम है या कोई और इनकम है, तो वो ITR 2 में आ जाते हैं। ITR 3 वो लोग भरते हैं जिनकी बिजनेस इनकम होती है, और ITR 4 प्रिजम्पटिव के लिए सेक्शन बना है, जो 44AD, 44AE और 44ADA में हम लोग रिटर्न भरते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन एक जो सबसे अहम बात उन्होंने बताया गौरी ने, जिसका हर टैक्स पेयर्स को ख्याल रखना चाहिए, कि अगर आप अप्रैल मई जून में कोई निवेश करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि पिछले कारोबारी साल में ही इसकी गिनती की जाए, तो आपको ये अलग से फॉर्म में एक कॉलम दिया हुआ, वहाँ आपको इसकी जानकारी देनी होगी। चलिए, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरते वक्त इन सारी बातों का आप खास ख्याल रखें। फिर भी अगर कोई उलझन हो आप हमें ज़रूर लिखें, हम आपको अगले शो में उन सारे उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से कुलदीप कुमार खंडेलवाल जी। खंडेलवाल जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। बताइए क्या उलझन है आपकी। नमस्कार जी, मुझे मेरी पत्नी की है ना इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। नमस्कार। उसमें 4 तरह की इनकम है। एक तो उनका इंश्योरेंस कमीशन आता है, जो रिन्यूअल कमीशन है वो करीब 10,000 के करीब ही आता है। दूसरा, वो घर पे है ना ट्यूशन लेती है, उससे करीब 1.5 लाख के करीब उनकी इनकम होती है। तीसरा, बैंक और बॉन्ड पे है ना जो इंटरेस्ट आता है वो इनकम है। और चौथा, डिविडेंड इनकम है। तो कौन सा अभी फॉर्म एप्लीकेबल होगा जिसको मैं भरूं? अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ITR 1 कौन कौन भर सकता है। तो ITR 1 वो लोग नहीं भर सकते जिनकी कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है। तो आपको क्योंकि कमीशन से इनकम भी आ रही है, ट्यूशन फीस भी आ रही है, तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। अब आपको ITR 3 भरनी होगी और उसमें आपको छोटा सा PNL और बैलेंस शीट बना के ये सारी जानकारी दिखानी होगी। आपकी जितनी आपने सोर्सेज ऑफ इनकम बताई, उन सबके लिए अलग अलग कॉलम आपको ITR 3 में मिल जाएगा। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से असित शाह साहब। असित जी,
क्या सवाल है आपके? हाँ हाँ जी, तो बताइए। मेरा जी, सवाल बताएं, ये था क्या कि सवाल है मेरा आपके? मैं एनुअल जो रिटर्न भरता हूँ दैट इज अराउंड 9 लाख रुपीज के आसपास का रिटर्न भरता हूँ मैं। तो आज तक मैं उसमें हाउसिंग लोन इंटरेस्ट बेनिफिट लेता था, ETC ATD सब क्लेम करता था। अभी मैंने हाउसिंग लोन का प्रीपेमेंट कर दिया है पूरा। और मेरी वाइफ का जो रिटर्न है वो अराउंड 6 लाख रुपीज का कंसल्टेंसी का रिटर्न में भरता हूँ वाइफ का। तो अभी मेरा सवाल ये है कि मैं अगर सेकंड रेजिम में जो नए साल में एप्लीकेबल है इनकम टैक्स का उसमें स्विच हो जाऊं और वाइफ का मेरा जो ETC में क्लेम करता था वो मैं वाइफ में क्लेम कर सकता हूँ? सब इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह मेरे नाम पे ही है। देखिए, आपने जितनी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी है उन सब में डिडक्शन आपने अपने नाम पे ली है। आपको इनवॉइस रिसीट जो भी है वो आप ही के नाम पे मिला होगा और पेमेंट भी आप ही ने करी है। तो आपको इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी वाइफ के नाम पे उसको दिखा दें। आपको अगर अपनी वाइफ के नाम पे दिखाना है तो आपको हर जगह उनका नाम दिखाना होगा, वहाँ पे जाके चेंजेस कराने होंगे कि अब इसकी पॉलिसी की जो जाएगी रिटर्न वो इन्हीं के नाम पे जाएगी, डिडक्शन ये लेंगी, आप नहीं लेंगे। तो आपको ये चेंजेस कराने होंगे। जब तक आप ये चेंजेस नहीं करा लेते आप इनको अपनी वाइफ के नाम पे नहीं दिखा सकते, आपको अपने ही नाम पे दिखाना होगा। तो इसी हिसाब से आप अपनी टैक्स रिजीम भी अभी चूज करेंगे। अगर आप चेंजेस करा लेते हैं तो बिल्कुल अपनी वाइफ के नाम पे दिखा दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि असित साहब के सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है अश्विनी जी का। ये जानना चाहते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट यानी फिर दांतों के इलाज पर जो खर्च हुआ है क्या उस पर हम किसी तरह की छूट ले सकते हैं टैक्स में क्या? जी बिल्कुल। देखिए, सेक्शन 80D कहता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो वो जो भी अपना खर्चा करता है अपने हेल्थ के ऊपर, अपने इलाज के ऊपर, वो 50,000 तक का क्लेम कर सकता है सेक्शन 80D में। तो अगर ये सीनियर सिटीजन है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो 50,000 तक का जो डेंटल ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ है वो 80D में क्लेम कर पाएंगे। मतलब दो शर्तें होनी चाहिए, आपको सीनियर सिटीजन होना होगा या फिर आपके पास कोई दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होना होगा। तो अश्विनी जी इसका ख्याल रखिएगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से सुशील कुमार सहगल जी। सहगल साहब, क्या सवाल है आपके? नमस्कार सर। सर, मेरे एक मित्र ने 35,000 रुपए जमा किया चालान के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक मंडी में। तो चालान में असेसमेंट ईयर में 2020-21 के बजाय उन्होंने 2019-20 लिख दिया गलती से। तो अब हमें जब 26 देखा हमने तो उसमें वो प्रविष्टि नहीं पाई गई। तो क्या अब हम उसको कोविड-19 की वजह से जो चेंज हो गया सिस्टम, जो आगे एक्सटेंड कर दिया डेट उन्होंने, तो क्या मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ 19-20 वाली रिटर्न को, जो कि प्रोसेस हो चुकी है पहले? देखिए, जहाँ तक बात है आपकी चालान की, तो यहाँ पे आपको अपना चालान रिवाइज कराना होगा। आपके चालान में गलती हुई है, असेसमेंट ईयर गलत डल गया है। तो जब आपने चालान भरा था उसको विदिन 7 डेज आप आसानी से बैंक से जाके चेंज करा सकते थे। अब वो 7 दिन मैं मान के चल रही हूँ निकल ही चुके होंगे। तो अब आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करना होगा। यूजुअली हम कहते हैं कि खुद डिपार्टमेंट जाएं, असेसिंग ऑफिसर से मिलें और उनको बताएं कि ऐसी ऐसी दिक्कत हुई है, तो वो करेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके राइट्स आपके असेसिंग ऑफिसर के पास ही हैं। तो अब आप उनको मेल से कांटेक्ट करिए, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट जाना ठीक नहीं होगा। तो आपको उनका ईमेल आईडी ऑनलाइन मिल जाएगा। आप उनको ईमेल लिखिए, साथ में अटैचमेंट में अपना चालान आप दिखा दीजिए, साथ में रिटर्न भी दिखा सकते हैं तो रिटर्न भी अटैच कर दीजिए, ताकि वो उसको करेक्ट करके आपका सही चालान आपके सही असेसमेंट ईयर में दिखा दें। चलिए, हमारे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नए फॉर्म 26AS का, जिसके तहत आपको हर ट्रांजैक्शन की देनी होगी जानकारी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोगों के सवाल लें और गौरी के जवाब लें। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन छिपाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो अब ये कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, क्योंकि फॉर्म 26AS में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब तक इसमें रिफंड, TDS, TCS जैसी जानकारी होती थी, लेकिन अब इसमें कई सारे ट्रांजैक्शन की भी जानकारी दी जाएगी। गौरी, बताइए इस फॉर्म में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं?
देखिए, इसमें लक्ष्मण सबसे पहले तो इस फॉर्म का जो नाम है वो ही बदल दिया गया है। पहले से एनुअल टैक्स फॉर्म कहते थे, अब एनुअल इन्फॉर्मेशन फॉर्म कहेंगे। इस नाम से ही आप समझ पाएंगे कि इसमें अब बहुत सारी और जानकारी मिलेगी आपको। देखिए, अभी तक क्या होता था, जैसे आपने अभी बोला कि इसमें टीडीएस, टीसीएस, रिफंड, एआईआर ट्रांजैक्शंस ऐसी कुछ जानकारी मिलती थी, लेकिन अब आपको सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी इसमें मिलेगी। यानी कि आपने कोई शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड्स खरीदे, आपने कोई प्रॉपर्टीज खरीदी, बेची, या आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही थी वो कंप्लीट हो गई या वो ऑनगोइंग भी है, उन सब की जानकारी आपको 26 AS में अब मिलेगी। यानी कि अब आप जो लोग कहते थे कि हमने गलती से इंफॉर्मेशन रिटर्न में नहीं दिखाई या हम भूल गए या जान के नहीं दिखाते थे, इन सब का अब वो सहारा नहीं ले सकते। जितनी इन्फॉर्मेशन 26 AS में आ गई वो तो उनको वैसे ही दिखानी पड़ेगी, तो उसमें से कुछ भी छूटेगा नहीं और सही जानकारी सरकार के पास पहुंचेगी। इससे सरकार को भी आसानी होगी टैक्स इवेडर्स को पकड़ने के लिए, और जो टैक्स इवेडर्स हैं या जो एसएससीज हैं उनको भी अपनी रिटर्न भरने में बहुत आसानी होगी। मुझे लगता है दो चीज़ें, अगर किसी ने अनजाने में कोई ट्रांजैक्शन बताना भूल गया तो ये फॉर्म जो है IS वो बताएगा कि ये आपकी जानकारी थी जो आप बताना भूल गए। और दूसरा, कोई अगर जानबूझकर जानकारी छुपाना चाहता है तो वो भी जानकारी नहीं छुपा पाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्म है। इसकी जानकारी जो इस फॉर्म में है इसको बिल्कुल बारीकी से आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब फॉर्म आपके पास आए तो। अगले कॉलर हमारे पास हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से योगेश मोहन श्रीवास्तव जी। योगेश मोहन जी, क्या सवाल है आपके? नमस्ते सर। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, सवाल क्या है आपके? हाँ, सवाल है सर कि हमारा एक फर्म है, उसकी एक बिल्डिंग जो 71-72 में बनी है उसके बाद से बंद हो गई है, और उस बिल्डिंग को हम बेचना चाह रहे हैं, तो क्या उस पर कैपिटल गेन हमको देना होगा? अगर देना है तो कितने % देना होगा? ठीक है, देखिए, आपकी जो फर्म है आप कह रहे हैं वो बंद है, इसका मतलब या तो वो वाइंड अप हो चुकी है। देखिए, अगर वाइंड अप हो चुकी है तो जब फर्म वाइंड अप हुई होगी तो आपने उस प्रॉपर्टी को पार्टनर्स, एक पार्टनर या सारे पार्टनर्स में एक रेशियो में बांटा होगा। तो अब ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, तो जब आप उसको बेचेंगे तो पहले तो आप इसको 2000 और 2001 का इंडेक्स फेयर मार्केट वैल्यू पे लेंगे। उसके बाद इस साल का इंडेक्स वैल्यू लेंगे, इंडेक्सेशन करके जो वैल्यू आएगी उससे आप कैपिटल गेन टैक्स निकालेंगे। अगर आपकी जो फर्म है वो बंद है से आपका मतलब है कि फर्म में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है लेकिन फर्म अभी चल रही है, तो ये प्रॉपर्टी अभी फर्म के ही नाम पे होगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो फर्म के हैंड्स में टैक्सेबल होगा और फर्म को उस पर टैक्स देना होगा। चलिए, इनकम टैक्स से जुड़े हुए कई सारे सवाल अभी भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल बारी है GST से जुड़े सवालों का जवाब देने का। GST से जुड़े सवालों पर पहला फोन कॉल हमारे पास आया है हरियाणा के पानीपत से सूर्य प्रकाश सिंह साहब का। सूर्य प्रकाश जी, क्या सवाल है आपके, जरा बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि कोई भी सर्विस एक रेसिपेंट ले रहा है या कोई मटेरियल ले रहा है और उसके ऊपर वो डिले करता है सर्विस प्रोवाइडर या सप्लाई प्रोवाइडर जो भी है, और रेसिपेंट जो है उससे चार्ज करता है एज ए लेट डिलीवरी क्लॉज। तो उस लेट डिलीवरी अमाउंट पे GST के क्या प्रोविजन है? देखिए, इसमें पहले तो दो चीज़ें होती हैं पेनल्टी के केस में। अगर पेनल्टी चार्ज करी जा रही है, यानी कि सपोज करें इनवॉइस वैल्यू 1 लाख रुपए है और उस पर क्योंकि डिले हुआ है तो अब आपको 1,10,000 मिल रहे हैं, तो GST पूरा 1,10,000 पे लगेगा। अगर डिले की वजह से कोई पेनल्टी लोग कम दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं, और 90,000 का इनवॉइस रेज हो रहा है, 10,000 का पेनल्टी काट लिया जाता है, तो उस 10,000 पे GST देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ अगला सवाल आया है उत्तर प्रदेश के बलिया से वेद प्रकाश अग्रवाल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, क्या हाल है आपके, क्या सवाल है, बताइए। जी सर, GST से संबंधित मेरी यह समस्या है कि मैं कंपोजिशन डीलर में 31 मार्च 2020 तक था। अब 1 अप्रैल 2020 से मैं रेगुलर डीलर में शिफ्ट होने के लिए TMP 0 फॉर्म द्वारा आवेदन किया 6 अप्रैल को। अब मेरे को 1 महीने के अंदर ITC 01 में स्टॉक देना था, जो कि लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं दे पाया। अब ऐसी सूरत में मैं अपने स्टॉक पे ITC कैसे क्लेम करूं?
देखिए यहाँ पे वैसे तो जो लास्ट डेट है वो बढ़ चुकी थी, 30 जून हो चुकी थी। इसका नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 जो 3 अप्रैल को आया था, ये नोटिफिकेशन नंबर है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी चीज़ ये है कि आपने जो फॉर्म कॉम्पोजिशन से ऑप्ट आउट करने के लिए भरा है वो भी आपने इसी समय में भरा है, और उसका जो क्रेडिट लेने का जो फॉर्म होता है वो विदिन 30 डेज आपको भरना होता है। लेकिन आप एक बार डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर से मिलिए, उनको इस नोटिफिकेशन का दिखाइए और उनको बताइए कि जो लास्ट डेट है वो बढ़ चुकी है, 30 जून हो चुकी है, तो अब वो उसको अलाउ कर दें ताकि आप इनपुट ले पाएँ। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि लॉकडाउन की वजह से देरी से डिलीवर हुआ है सामान, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कब तक ले पाएंगे फायदा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। हम बातचीत कर रहे हैं जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कृष्ण महेश्वरी जी। कृष्ण महेश्वरी जी, क्या सवाल हैं आपके? नमस्कार लक्ष्मण जी, कोहली साहब नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण महेश्वरी है, मैं कोल्हापुर में चाय का व्यवसाय करता हूँ। हमने मार्च महीने में आसाम से चाय खरीदी। सेलर ने हमको टैक्स इनवॉइस बनाकर ईमेल कर दिया और माल ट्रांसपोर्टर को कोल्हापुर भेजने के लिए डिलीवर कर दिया, जिसके आधार पर हमने उसको पेमेंट कर दिया। ये माल लॉकडाउन के चलते हमको अप्रैल महीने में मिला। मेरा सवाल ये है कि क्या हम मार्च महीने में इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? जहां तक मेरी जानकारी है, आईटीसी क्लेम करने के लिए माल की डिलीवरी एक आवश्यक शर्त है, और 30 अगस्त 2018 को एआर हरियाणा ने टेस्को मोटर एलएलपी के केस में ये रूलिंग भी दी है। उसके बाद के नियमों में अगर कुछ परिवर्तन आया है तो वो मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें और अपनी राय दें। देखिए, आपको जानकारी सही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप तभी बुक कर सकते हैं जब आपको माल मिल जाए। ये रूलिंग में जो है फैक्ट्स थोड़े डिफरेंट होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो इनपुट है वो अप्रैल में बुक करें, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होनी है वो मार्च में ही होगी। तो इस वजह से 3B1 और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस आप GSTR 9(9)C में दिखा देंगे कि ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा है। मेरे हिसाब से आप जो इनपुट है उसको अभी आप अप्रैल में ही बुक करें, वो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कृष्ण महेश्वरी जी के सवालों का जवाब मिल गया होगा। चूंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं जीएसटी से, तो एक महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको बता दूं कि दरअसल हमारे पास कई सारे लोग आ रहे थे सवाल लेकर के कि हमने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया समय पर, जाने अनजाने में नहीं फाइल किया। अब आलम यह है कि जीएसटी की जितनी देनदारी थी उससे ज़्यादा देनदारी लेट फी की हो गई। उसके बाद CNBC आवाज़ ने खास मुहिम चलाई थी कि सरकार को इस बात पर कहा जाए कि आप जीएसटी लेट फी हर किसी के लिए माफ़ कर दीजिए, और ये मुहिम रंग लाई और सरकार ने कुछ ही देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि जीएसटी लेट फी माफ़ करने पर हम विचार कर रहे हैं और जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। गौरी, ये कितनी बड़ी राहत होगी अगर जीएसटी लेट फी माफ़ हो जाती है तो? बिल्कुल लक्ष्मण, ये बहुत बड़ी राहत होगी सारे एसएससीज को, क्योंकि पिछले कई समय से बहुत लोग इसकी मांग कर रहे थे कि जो जीएसटी लेट फीस है वो बहुत ज़्यादा है, वो किसी कारणवश नहीं भर पाए, उनकी निल रिटर्न थी वो उन्होंने नहीं भरी, निल रिटर्न पे भी पेनल्टी लग रही है, या बीच में कुछ मिस हो गई। और कई लोगों का तो लक्ष्मण जब से जीएसटी आया है तब से ही रिटर्न नहीं भरी है, तो बहुत बड़ा अमाउंट की पेनल्टी उनके ऊपर बन रही थी। तो अब अगर सरकार इसको छोड़ देती है इस पेनल्टी को, तो ये बहुत बड़ी राहत होगी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको। वाकई गौरी, जिस तरीके से हमारे पास ट्विटर पे लोगों की मांग आ रही थी, शिकायतें आ रही थी, अगर ऐसे में सरकार कोई रियायत देती है तो बहुत बड़ी राहत होगी लाखों कारोबारियों के लिए, जिनके ऊपर जीएसटी की देनदारी तो नहीं के बराबर है, लेकिन लेट फी की देनदारी लाखों में पहुंच चुकी है। फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अगर हमारे दर्शकों के पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, अपने सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखना ना भूलें। फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। नमस्कार।